नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने अरिष्ट भंग योग के विषय में पढ़ा। मतलब शुभ ग्रह द्वारा, विशेष करके बृहस्पति द्वारा किस प्रकार से अरिष्ट योगों का नाश होता है, उसके विषय में समझने का प्रयास किया। पुनः उसी की चर्चा चल रही है, अरिष्ट भंग अध्याय की चर्चा चल रही है और अरिष्ट भंग अध्याय में अनेक श्लोकों का निर्माण आचार्य वराहमिहिर ने किया है। तो उसी क्रम में 10वें श्लोक में आचार्य वराहमिहिर पुनः एक नए अरिष्ट भंग योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह आवश्यक नहीं है कि सारे अरिष्ट भंग योग उपलब्ध ही हों, बस उनमें से केवल यदि एक अरिष्ट भंग योग भी उपलब्ध हो जा रहा है और साथ में बालारिष्ट योग भी है, तो निश्चित रूप से बालारिष्ट का जो प्रभाव होता है वह जातक के ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। यदि अरिष्ट योग है तो उसके साथ साथ यदि अरिष्ट भंग योग भी है तो वह विशेष रूप से अरिष्टों का शमन करने में समर्थ होता है। तो उसी क्रम में एक और नए श्लोक के विषय में चर्चा करते हैं, जो श्लोक संख्या 10वें में नया सूत्र वर्णित किया गया है आचार्य के द्वारा। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, इसकी हिंदी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। जैसा कि श्लोक इस प्रकार है, सौम्य भवनोपयाताः सौम्यांशकगाः सौम्य दृकाणस्थाः गुरुचंद्रकाव्यशशिजाः सर्वे रिष्टस्य हंतारः। इसका अन्वय देखें, सौम्य भवनोपयाताः सौम्यांशकगाः सौम्य दृक्काणस्थाः गुरुचंद्रकाव्यशशिजाः सर्वेऽपि अरिष्टस्य हंतारः भवन्ति। लगभग मूल श्लोक के जैसा ही इसका अन्वय भी है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सौम्य भवनोपयाताः शुभ राशिगताः सौम्यांशकगाः शुभ नवांशगताः सौम्य दृक्काणस्थाः शुभ दृष्काणस्थिताः गुरुचंद्रकाव्यशशिजाः गुरुचंद्रशुक्रबुधाः सर्वे ग्रहाः अरिष्टस्य दोषस्य हंतारः नाशकाः भवन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझ लेंगे। तो आचार्य वराहमिहिर इसमें विशेष रूप से शुभ ग्रहों के द्वारा अरिष्ट योग का भंग किस प्रकार से होता है उसी को बतला रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा भी। तो सामान्य रूप से हम बोले तो 4 ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। वस्तुतः चंद्रमा को शुभ और पाप दोनों कहा गया है और बुध को भी शुभ और पाप दोनों कहा गया है। क्षीण चंद्र जो होता है वह पाप कहलाता है और मजबूत चंद्रमा शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। उसी तरह से पाप ग्रह से युक्त बुध भी पाप ग्रह कहलाता है और शुभ ग्रह से युक्त बुध भी शुभ ग्रह कहलाता है। तो इस श्लोक का आशय यही है कि बुध, गुरु और शुक्र और चंद्रमा ये चारों ग्रह यदि शुभ राशि में गए हुए हों, शुभ राशि मतलब स्त्री राशि अथवा शुभ ग्रहों की राशि में गए हुए हों अथवा शुभ नवांश में गए हुए हों, मतलब शुभ ग्रह अर्थात बुध का, शुक्र का, गुरु का अथवा चंद्रमा का, इन सभी में से किसी के एक नवांश में गए हुए हों और शुभ दृष्काण में स्थित हो, और वो जिस दृष्काण में है वो दृष्काण भी शुभ ग्रहों का ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि शिशु का जन्म होता है तो अनेक प्रकार के जो अरिष्ट योग बताए गए हैं उन समस्त अरिष्ट दोषों का शमन हो जाता है
और ये सभी जो हैं, सभी ग्रह शुक्र, बुध, चंद्र, गुरु, ये नाशक हो जाते हैं, अरिष्ट के नाशक कहलाते हैं। तो जन्म कुंडली में यदि इन सभी ग्रहों की या इनमें से अधिकतम ग्रहों की या इनमें से कम न्यूनतम एक ग्रह, बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, इनमें से कम एक ग्रह की स्थिति भी यदि शुभ स्थानों में है, शुभ नवांश में है अथवा शुभ दृष्काण में है, तो भी अरिष्ट का शमन होता है, ऐसा समझना चाहिए। आप उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें। प्रथम उदाहरण मेष लग्न, द्वितीय उदाहरण वृषभ लग्न। तो यहाँ पर देखिए, वृषभ राशि में शुक्र है, वृषभ राशि में गुरु है, गुरु जो है शुभ ग्रह की राशि में है, शुक्र की राशि में है, तो यह अरिष्ट के नाश का कारण बना। इसी प्रकार से द्वितीय उदाहरण में आप देखें, मीन राशि में बृहस्पति है, मीन राशि का स्वामी स्वयं ही बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति अपने ही घर में है जन्म कुंडली में, तो इसका मतलब यह भी अरिष्ट का नाशक बनेगा, क्योंकि आचार्य का निर्देश है कि शुभ ग्रह शुभ भाव में होने चाहिए, मतलब शुभ राशियों में होने चाहिए और शुभ नवमांश में होने चाहिए, तो अरिष्ट का वह शमन करने में समर्थ होते हैं। तो अनेक उदाहरण या अनेक विकल्प इसके बन सकते हैं। इसी प्रकार से बुध का भी बन सकता है, चंद्रमा का भी बन सकता है, शुक्र का भी बन सकता है, तो अनेक उदाहरण इसके बन सकते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें।